नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। शशिकला की मुश्किलें बढ़ी, पनीरसेल्वम के साथ आए 10 सांसद और 6 विधायक। शशिकला का भी 129 विधायकों के समर्थन का दावा। डीएमके की आज शाम उच्च स्तरीय बैठक। उत्तर प्रदेश की 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 15 फरवरी को मतदान, 2 सीटों पर उम्मीदवारों के निधन के बाद चुनाव स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। गोलीबारी में एक नागरिक की मौत। जैसलमेर से पाकिस्तान का संदिग्ध जासूस गिरफ्तार। अमेरिका का पाकिस्तान को झटका, सीनेट के उपाध्यक्ष को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तान करेगा अंतर संसदीय संघ की बैठक का बहिष्कार। और हैदराबाद टेस्ट का आखिरी दिन, जीत से 7 विकेट दूर भारत। बांग्लादेश अब भी 356 रन पीछे। दृष्टि बाधित T20 विश्व कप पर भारत का कब्जा। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी AIADMK में उठा सत्ता का संघर्ष अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने अपील की है कि 129 विधायकों को छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र में लोगों से मिल सके और उनका मूड भाप सके। वहीं शशिकला ने 129 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सभी विधायक कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। शपथ ग्रहण को लेकर राज्यपाल के रवैये से नाराज शशिकला ने सभी विकल्पों पर विचार की बात कही है। तमिलनाडु में AIADMK महासचिव शशिकला और कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच सियासी रस्साकशी जारी है। पनीरसेल्वम खेमे को मिल रहे समर्थन से शशिकला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि रविवार को शशिकला ने एक बार फिर दावा किया कि ज्यादातर विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। शशिकला ने कहा कि वो लोकतंत्र और न्याय में यकीन करती हैं और फिलहाल संयम बनाए रखेंगी। ஒரு நல்ல குடும்பமாக இங்கே இருக்கிறார்கள், இதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும், இதிலிருந்தே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம்। சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள்। इधर AIADMK में टकराव के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 10 सांसदों ने पनीरसेल्वम को समर्थन देने का ऐलान किया। रविवार को भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने समर्थकों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। इस सब के बीच पार्टी के दोनों खेमों के समर्थक अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। बयानों के बाद अब दोनों खेमों के बीच पोस्टर वॉर भी तेज हो गई है। சின்னம்மா அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இன்னும் ஒரு தினங்களில் முதலமைச்சராக ஆகிவிடுவார்கள். அம்மா சின்னம்மா தான் இந்த நாட்டுக்கு முதலமைச்சர். வித் சப்போர்ட்டிங் கரண்ட் चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु, I am like that all supporting to OPS. अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। 235 सदस्यों वाली विधानसभा में AIADMK के 135 विधायक हैं, जबकि पार्टी की लोकसभा में 37 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। ओ पनीरसेल्वम को एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 90 विधायकों के साथ की जरूरत है। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए 118 विधायक चाहिए। वहीं दूसरी ओर शशिकला के सामने अपने विधायकों को एक साथ रखने की बड़ी चुनौती है। अब गेंद गवर्नर विद्यासागर राव के पाले में है। चेन्नई से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सीधा हम रुक करेंगे, चेन्नई में मौजूद हैं हमारे संवाददाता कृति मिश्रा, उनके पास हम चलते हैं। कृति, दोनों ही खेमे अपनी अपनी दावेदारी मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। हम जानते हैं राज्य में पिछले 10-12 दिनों से कोई सरकार नहीं है, प्रशासन थमा हुआ है एक तरह से। राज्यपाल के सामने इस तरह के कितने विकल्प हैं, किस तरह के विकल्प सामने होने की बात कही जा रही है? जी हाँ प्रीति, देखिए कुछ पिछले कई दिनों से जो सियासी संकट है तमिलनाडु में वो गहराता जा रहा है। अब सबकी निगाहें राज्यपाल विद्यासागर राव का जो डिसीजन होगा उस पर टिकी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं प्रीति, वो बताते हैं कि गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला तो वो दोनों फैक्शंस को हाउस के अंदर जो फ्लोर है उस पर मेजोरिटी अपनी दिखाने के लिए
प्रदर्शन करने के लिए बोले। दूसरा, आर्टिकल 175 के तहत वो सीक्रेट बैलेट का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह के केस में जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और तीसरा ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा दें आर्टिकल 356 के तहत। लेकिन प्रीति देखिए, जो एसआर मुंबई केस का जो वर्डिक्ट आया था और उसके बाद अभी पिछले दिनों जो अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जैसी घटनाएं हुई, उसके बाद जो जुडिशियल रिव्यूज का जुडिशियल स्क्रूटनी हुई, उसके बाद ये ऑप्शन कितना फीजिबल लगता है, ये देखने वाली बात है। अब गवर्नर विद्यासागर राव ने पिछले कई दिनों में ये भी कहा है कि इम्पोर्टेंट नंबर गेम नहीं है, इम्पोर्टेंट है जो प्रदेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है। तो इन सबको मद्देनजर देखते हुए वो क्या डिसीजन लेंगे, वो कई लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि टाइम की बहुत जल्दी नहीं है। वो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस जो शशिकला के खिलाफ चल रहा है, उसका क्या वर्डिक्ट आता है, उसको देखने के बाद ही उन्होंने कहा है कोई ना कोई डिसीजन सामने आ सकता है। जी हाँ प्रीति, बिल्कुल, यानी राज्यपाल की तरफ से सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, जिसके बाद देखना होगा, सबकी नजरें बनी हुई हैं कि राजभवन की तरफ से कब कोई फैसला लिया जाता है। इन सबके बीच जैसा हम बता रहे हैं प्रीति, दोनों खेमों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इन तमाम घटनाक्रम के बीच एआईएडीएमके की विरासत पर किस तरह का असर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्या भविष्य नजर आ रहा है? जी प्रीति देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट कहीं ना कहीं पनीर सेल्वम के साथ दिखाई देता है। उन्हें लॉयलिस्ट माना जाता है जयललिता का, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो पहले ही अपना रेजिग्नेशन राज्यपाल को सौंप चुके हैं, जो एक्सेप्ट हो चुका है। तो किस तरह का डिस्क्रिशनरी पावर राज्यपाल लेते हैं और उनको वापस उनका जो रेजिग्नेशन है उसको विड्रॉ करते हैं, इस पर सवाल है। साथ ही जहां शशिकला दूसरी तरफ है, उनके पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर उन्हें जयललिता की राजनीतिक विरासत चाहिए तो जिस तरह से वो उनको जो समर्थक हैं, उनके जो एमएलएज हैं, उनको किस तरह से साथ रखेंगी। साथ ही डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस की मैंने बात कही। दूसरी तरफ बहुत ही इनफेमसली शशिकला और उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मनारगुडी माफिया यहाँ पर बोला जाता है। कहीं ना कहीं करप्शन के काफी एलिगेशंस हैं और साथ ही लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एमएलएज को बंधक बनाकर रखा है। तो ये सारे परसेप्शंस की लड़ाई है शशिकला और पनीर सेल्वम के बीच में। अब फिलहाल गेंद तो गवर्नर के पाले में है। क्या होता है, क्या ये नंबर गेम होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, किसके पास कितने विधायक होंगे, इन सभी पहलुओं को देखते हुए कोई ना कोई डिसीजन सामने आएगा। जी प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और इन सब घटनाक्रम के बीच तमिलनाडु में जारी जो राजनीतिक अनिश्चितता है, उसमें मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने आज शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में राज्य में जारी राजनीतिक अस्थिरता पर चर्चा होगी। ये बैठक चेन्नई में डीएमके के मुख्यालय में होगी। डीएमके ने अपने सभी सदस्यों से बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। और आइए अब बात करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में 15 तारीख को मतदान होना है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रदेश की 69 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गढ़वाल के श्रीनगर और पिथौरागढ़ में रैलियां की। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरिद्वार में 75 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उनका काफिला 10 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। उत्तराखंड की गढ़वाल पर्यटन नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को श्रीनगर और पिथौरागढ़ में रैली कर बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यटन के लिए मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य के नौजवानों को घर छोड़कर नहीं जाना पड़े, ये केंद्र का प्रयास है। पलायन रुकेगा कि नहीं, ये 4 इतने ताकतवर है कि यहां से कभी पलायन नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक निश्चित विजन के साथ उत्तराखंड का भाग्य बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं, यहां के नौजवानों का जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपके पास आया हूं। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरिद्वार में रोड शो किया। इस मौके पर उनके निशाने पर बीजेपी रही। आपसे
उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड में प्रचार का आज आखिरी दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की एक सीट पर फिलहाल मतदान स्थगित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कन्नौजिया और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह कनवासी की मौत के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग सीट से बसपा प्रत्याशी कुलदीप सिंह कनवासी की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी भी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कुलदीप और उनके 2 साथी चमोली जिले से कर्णप्रयाग जा रहे थे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। चुनाव आयोग ने कर्णप्रयाग सीट पर चुनाव को स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड में 15 फरवरी को चुनाव होना है। वहीं उत्तर प्रदेश की आलापुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर कन्नौजिया की चुनाव प्रचार के दौरान मौत हो गई। 38 साल के चंद्रशेखर अपनी विधानसभा के साबितपुर देवाड़ा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के सिलसिले में लोगों से मिल रहे थे, तभी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। आलापुर सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र सिंह को उतारा है। वहीं बलिया जिले की सिकंदरपुर सीट से संजय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों सीटों पर 6ठे दौर में मतदान होना है, जबकि पिंडरा और ओबरा पर 7वें दौर में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद अब सबकी नजरें 15 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव पर टिक गई हैं। अखिलेश यादव ने कल जहां संभल, बदायूं और अमरोहा में रैली की, वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीतापुर और हरदोई में रैली करके लोगों को संबोधित किया। दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल, बदायूं और अमरोहा में चुनावी रैलियों को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे असफल करार दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से काले धन को लेकर जवाब मांगा। अब तो हम जानना चाहते हैं कि काला धन कितना जमा हुआ है, कोई हिसाब तो दे दे। अब तो सब जमा है पैसा बैंकों में, कोई हिसाब आया? काले धन का अभी तक हिसाब नहीं आया। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं आपसे, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, जिन्होंने छोटा मोटा कारोबार करके मुनाफा कमाया, अपनी ईमानदारी का पैसा कमाया, कारोबार दुकान चला करके ठेला लगा करके पैसा कमाया, उस सब पैसे को जमा करा लिया। लोग लाइन में लगे और लाइन में लग करके कई परिवारों की जान भी चली गई। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीतापुर और हरदोई में रैली कर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। नोटबंदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से अब भी लोग परेशान हैं। अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। राज्य में दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 15 फरवरी को होना है। जिन जगहों पर मतदान होना है उनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, खेरी जैसे जिले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सभी पार्टियां यूपी के दूसरे दौर के चुनाव प्रचार में अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक देना चाहती हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुरादाबाद और बदायूं में रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान 15 फरवरी को होना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के पलिया, बिजनौर और बरेली में रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन के प्रचार में तमाम दलों के दिग्गज मैदान में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे लखीमपुर में रैली करेंगे।
जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संभल और सहारनपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरे दौर में 11 जिलों की 67 सीटों पर बुधवार को वोट डाले जाने हैं। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। मायावती इटावा और उन्नाव जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। एक्टर को तो सारी उम्र सीखना पड़ता है। अभी मैं आपसे बात करूं तब भी मैं सीख रही हूँ। मैं बात भी कर रही हूँ, उसके साथ साथ आपके एक्सप्रेशंस को भी देख रही हूँ। ये देख रही हूँ कि आप किस तरह से बैठे हैं, कौन सा लहजा आपने इख्तियार किया। ये सब चीजें, ऑब्जर्वेशन जो है एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हिंदी फिल्मों में हर चीज को बहुत एग्जैजरेट करके बोला जाता है। इमोशन तभी इफेक्टिव रहेगा कि जब आप उसके अगेंस्ट प्ले करें। अगर आप भरे में हैं इमोशन के साथ और आप उसको दबाने की कोशिश करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप पूरा का पूरा उसको निकाल दें हमेशा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। यू नीड टू प्ले अगेंस्ट द ग्रेन। आदाब, मैं हूं शबाना आजमी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर रामलीला मैदान में स्वराज पार्टी ने रविवार को रैली जवाब दो हिसाब दो का आयोजन किया। रैली के जरिए स्वराज इंडिया पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और एमसीडी के कामकाज पर कई सवाल उठाए। पार्टी ने एमसीडी चुनाव में अपने एजेंडे का भी ऐलान किया। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने रविवार को ऐतिहासिक रामलीला मैदान से दिल्ली नगर निगम चुनाव के अभियान की घोषणा की। उन्होंने आम आदमी पार्टी को निगम चुनाव में केवल 136 वार्ड जीतने की चुनौती दी है। ये एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, आप चुनाव लड़ोगे। आपकी पार्टी को अगर 136 वार्ड दिल्ली में आ जाएं, आधे वार्ड आ जाएं, तो हम आपकी रिकॉल की मांग को वापस ले लेंगे। हम मान लेंगे कि आपको जनता का विश्वास मिल गया। रैली को संबोधित करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि सारी सरकारें कालाधन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विफल रही हैं। बैंक से पैसे नहीं मिलते थे कि भाई अपने बच्चों की फीस भी दे सके, अपने बीज खरीद सके, इस सब के भी पैसे नहीं थे। पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी गई और कोई कालाधन वापस नहीं आया। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने स्वराज इंडिया दिल्ली में पिछले 1 महीने से जवाब दो हिसाब दो मुहिम चलाई है। स्वराज इंडिया के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में लोगों के घर घर जाकर संवाद कर रहे हैं। साथ ही केंद्र, राज्य और नगर निगम की तीनों सरकारों के कामकाज का सर्वे कर रहे हैं। रविंद्र सिंह शरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को सम्मान पूर्वक आरक्षण देने पर जोर दिया है। कल आंध्र प्रदेश के अमरावती में राष्ट्रीय महिला संसद के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण समय की मांग है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं की पुरुषों से लड़ाई नहीं, बल्कि महिलाओं को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर दिए जाने चाहिए। इससे पहले सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में बहुमत आने पर महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का भरोसा दिलाया था। पंजाब पुलिस ने पिछले साल हुई नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया। चारों की गिरफ्तारी पंजाब के मोगा जिले के ढुडिक्के गांव में हुई। पंजाब पुलिस के मुताबिक गुरप्रीत सिंह सेखो पिछले साल 27 नवंबर को 6 साथियों के साथ फरार हो गया था।
गिरफ्तार हुए 3 अन्य आरोपी गुरप्रीत के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गुरप्रीत ने ही जेल तोड़कर भागने की योजना बनाई थी। उस पर हत्या, अपहरण और फिरौती मांगने के कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों के पास से 4 हथियार और 2 कार भी जब्त की गई हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए, जबकि सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में एक नागरिक की भी मौत हो गई। मृतक की पहचान मुश्ताक अहमद इटलू के तौर पर हुई है। सेना को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। वहीं पाकिस्तान से लगते राजस्थान के जैसलमेर की सीमा पर पुलिस ने पाकिस्तान के एक जासूस को गिरफ्तार किया है और सीआईडी के साथ बॉर्डर इंटेलिजेंस पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान इस जासूस को पकड़ा गया। दोनों ही एजेंसियां मिलकर पूछताछ कर रही हैं। पाकिस्तान ने सीनेट के उपाध्यक्ष मौलाना गफूर हैदरी को अमेरिकी वीजा नहीं मिलने पर न्यूयॉर्क में आज होने वाली अंतर संसदीय संघ की बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया है। सीनेट के अध्यक्ष रजा रब्बानी ने कल यह ऐलान किया। उन्होंने इस मुद्दे पर समाधान तक किसी भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस सदस्य या राजनयिक का पाकिस्तानी सीनेट में स्वागत नहीं करने का निर्देश दिया है। गफूर हैदरी को 13 और 14 फरवरी को इस बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना था। दौर अखबार के मुताबिक सीनेट के अध्यक्ष ने पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को भी अमेरिका का दौरा नहीं करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस मामले पर अमेरिकी सरकार या पाकिस्तानी दूतावास से स्पष्टीकरण मांगा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने तकनीकी कारणों से गफूर को वीजा देने से इनकार किया है। बात क्रिकेट की। भारतीय टीम हैदराबाद टेस्ट में जीत से 7 विकेट दूर है। कल मैच के चौथे दिन 459 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 103 रन बना लिए। वो अब भी लक्ष्य से 356 रन पीछे है। दिन का खेल खत्म होने पर शाकिब अल हसन 21 और महमूदुल्लाह 9 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी 388 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी में 299 रन की बढ़त मिली। टीम इंडिया ने दूसरी पारी 4 विकेट पर 159 रन पर घोषित करते हुए बांग्लादेश के सामने विशाल लक्ष्य रखा। टीम इंडिया की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने नाबाद 54 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 38 रनों का योगदान दिया। भारत ने ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। 99 रन की शानदार पारी के साथ प्रकाश जयरमैया मैन ऑफ द मैच चुने गए। पाकिस्तान ने भारत के सामने 198 रनों का लक्ष्य रखा था। सलामी बल्लेबाज प्रकाश जयरमैया के नाबाद 99 रन की बदौलत भारत ने 17.4 ओवर में 1 विकेट पर 200 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत पर टीम को बधाइयां दी हैं। बात खास शख्सियत की। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू की आज जयंती है। 13 फरवरी 1879 को जन्मी सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आजादी के बाद वो पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजनी नायडू को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू समेत कई भाषाओं में महारत हासिल थी। सविनय विज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल भी गईं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 2 मार्च 1949 को 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में उनका निधन हुआ। बोल किलब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है जैसे इनकलाबी शायरी करने वाले फैज अहमद फैज की आज जयंती है। आज ही के दिन 1911 को पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे फैज ने अपनी शायरी में इंसान होने के एहसास, समाज और देश के लिए एक सही और बराबरी की व्यवस्था वाले लोकतंत्र की हिमायत की। उनकी बेमिसाल नज़में और शायरी नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदानामा में मौजूद हैं। 20 नवंबर 1984 को 73 साल की उम्र में इस मशहूर शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। शशिकला की मुश्किलें बढ़ी, पनीरसेल्वम के साथ आए 10 सांसद और 6 विधायक। शशिकला का भी 129 विधायकों के समर्थन का दावा। डीएमके की आज शाम उच्च स्तरीय बैठक। उत्तर प्रदेश की 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 15 फरवरी को मतदान। 2 सीटों पर उम्मीदवारों के निधन के बाद चुनाव स्थगित।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। गोलीबारी में एक नागरिक की मौत। जैसलमेर से पाकिस्तान का संदिग्ध जासूस गिरफ्तार। अमेरिका का पाकिस्तान को झटका, सीनेट के उपाध्यक्ष को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तान करेगा अंतर संसदीय संघ की बैठक का बहिष्कार। और हैदराबाद टेस्ट का आखिरी दिन, जीत से 7 विकेट दूर भारत। बांग्लादेश अब भी 356 रन पीछे। दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप पर भारत का कब्जा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।